Dear students of class 12th, welcome once again on Amazing Physics Tutor channel. Today in this video we are going to study about phasors and phasor diagram. This is the topic today. In the previous videos you have studied about RMS values of alternating current and alternating voltage, as well as mean values of alternating current and alternating voltage, and introduction of alternating current and alternating voltage. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेजर और फेजर डायग्राम. पहले हम फेजर और फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, जिसमें फेजर डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एट फर्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेजर्स. तो उससे समझने से पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पर फेजर का मतलब होगा कि एक रोटेटिंग वेक्टर, हम इसे कहते हैं, फेजर का मतलब होता है कि इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर which represents a quantity varying साइनोसॉइडली मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन और कोसाइन के फॉर्म में. तो वेरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम, यानी फेजर्स क्या है? फेजर्स एक वेक्टर है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विच वेरीज विद टाइम. एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ रखा है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये वोल्टेज और करंट टाइम वेरिंग है. तो वोल्टेज और करंट तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, बट यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट के बीच वेरिएशन दिखाने के लिए, एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम उन्हें वेक्टर्स मान लेते हैं, बट एक्चुअली वोल्टेज एंड करंट आर स्केलर क्वांटिटी. तो वोल्टेज और करंट को हम फेजर्स बोलेंगे यहाँ पर. तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है. तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में हमने दो सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं. एक सर्कल का जो रेडियस है वो V नॉट के बराबर है, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो I नॉट के बराबर है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू. तो जो ये रोटेटिंग वेक्टर जो हमने इंडिकेट किया है, इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाई है. और इन वेक्टर्स जैसे OP वेक्टर और OQ वेक्टर से हमने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्सिस YY डैश पर. ये V के बराबर हो गया, और जो Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है YY डैश पर OT, वो I के बराबर है. यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर हमें क्या बताता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर हमें बताता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. और इसका जो प्रोजेक्शन बनाया गया है
वाई वाई डैश पर पी एस और क्यू टी, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन फिक्स्ड एक्सिस वाई वाई डैश, फिक्स्ड एक्सिस वाई वाई डैश वो हमें क्या बता रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो यहां से आप देख लो ओ एस कितने के बराबर है डायग्राम में, ओ एस जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बराबर है, और ओ टी कितने के बराबर है, इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर है। ओपी कितने के बराबर है, ओपी क्या है यहां पर, ओपी है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओक्यू क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां से ओपी को हम लिख देंगे वी नॉट के बराबर, ओक्यू को लिख देंगे आई नॉट के बराबर। तो इस तरीके से फेजर्स के अंदर, फेजर का मतलब होगा रोटेटिंग वेक्टर, और इनमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज और करंट को हम दिखा रहे हैं विच वेरी साइनसोडली, साइनसोडली मतलब टाइम के साथ इनका जो इक्वेशन आता है वो साइन और कोसाइन में होता है, साइन थीटा कॉस थीटा जैसा होता है। तो फेजर्स क्या हो गए, एट लास्ट एक बार और रिपीट कर देता हूं, इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी वेरिंग साइनसोडली विद टाइम, जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। और यहां पर जो फेजर का लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी होगी, वोल्टेज या करंट, एम्पलीट्यूड भी उसको बोल सकते हैं। और जो प्रोजेक्शन होगा इसका ओएस चाहे ओटी जैसे डायग्राम में दिखा गया है, तो ओएस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ओटी इंस्टेंटेनियस करंट है। तो ये था फेजर डायग्राम। होप सो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ये फेजर था। अब हम फेजर डायग्राम पर आते हैं। तो फेजर डायग्राम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम्स, तो फेजर डायग्राम्स एक ऐसा डायग्राम है जो वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताता है। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज ए डायग्राम which shows the relationship between alternating voltage and alternating current, alternating voltage and alternating current by treating them as vectors, या रोटेटिंग वेक्टर्स भी हम कह सकते हैं, वेक्टर्स या फेजर्स। तो इसका ध्यान रखना है। फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम एक डायग्राम है जो वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप बताता है और उसमें एक एंगल भी इंडिकेट किया जाता है, हैविंग ए प्रॉपर फेज डिफरेंस बिटवीन देम। फेज डिफरेंस का मतलब एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच इसमें एक एंगल भी हो सकता है। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फेजर डायग्राम क्या है, इट इज ए डायग्राम
which shows the relationship between alternating voltage and alternating current by treating them as vectors or phasors having a proper phase difference between them, यानी उनके बीच में एक प्रॉपर फेज डिफरेंस होता है। जैसे अगर करंट का इक्वेशन है लेट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज से करंट लीड कर रही हो, इफ करंट लीड्स द वोल्टेज, if current leads the voltage by angle phi, तो वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी वोल्टेज फाई एंगल पीछे। और इसके अपोजिट अगर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज या वोल्टेज लीड कर रहा हो करंट को, if voltage leads the current, if voltage leads the current by angle phi, तो उस केस में अगर I का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि करंट वोल्टेज से पीछे है, यानी वोल्टेज आगे है। तो वोल्टेज और करंट के बीच एक एंगल है, और अगर हम वोल्टेज और करंट को वेक्टर मान के चलते हैं, फेजर मान के चलते हैं, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप के लिए हम डायग्राम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये फेजर डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस बताना है और एंगल बताना है कि वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। इसमें बहुत सारे टाइप की सर्किट होती है, जैसे अगर केवल एसी सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस हो तो उसे आर सर्किट बोलेंगे। एसी सर्किट के अंदर प्योर केवल कैपेसिटर हो तो उसे सी सर्किट बोलेंगे। और एसी सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टर हो, कॉइल हो, तो उसे हम बोलेंगे एल सर्किट। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आर सर्किट। आर सर्किट में क्या होता है, तो आर सर्किट के अंदर प्योर रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो किसी एसी सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर सर्किट। यहां पर केवल प्योर रेजिस्टेंस है आर। मान लो कि यहां पर हमने मान लिया कि लेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे I करंट फ्लो कर रही है। तो आर सर्किट किसे बोलेंगे, एन एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टेंस an AC circuit having pure resistance is called R circuit, या इसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज मान लिया, लेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट कितनी होनी चाहिए इन द रेसिस्टर R
तो अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट I इक्वस टू, हम करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, I इक्वस टू वी बाई आर। तो V के प्लेस पे हम लिख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और V नॉट बाई आर जो है वो हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आ गया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ठीक V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जैसा ही वेरिएशन है। तो अगर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया तो अल्टरनेटिंग करंट आ गई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है, यानी इन दोनों में वेरिएशन एक जैसा होगा। तो अगर हम इनके बीच फेजर डायग्राम बनाएं या V और I दोनों का अलग अलग ओमेगा टी के साथ ग्राफ बनाएं तो वेरिएशन एक जैसा आएगा। जैसे कि मैं यहां पर एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इस ग्राफ में मैं वोल्टेज और करंट दोनों दिखाऊंगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों में वेरिएशन एक जैसा है। तो अब आ जाते हैं, इसके वेरिएशन को इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो चेक करते हैं ये वेरिएशन कैसे होगा। यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं V और I वर्सेस ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल होता है, जैसे आपने पढ़ा ना +1 में पढ़ा था, थीटा इक्वस टू ओमेगा बाई टाइम, सॉरी ओमेगा इक्वस टू थीटा बाई टाइम। तो थीटा के प्लेस पे हम सीधे लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो हम यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो उनका वेरिएशन कैसे आएगा ये चेक करना है। तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाएं तो उसका वेरिएशन इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके प्लेस पर अगर हम करंट का इक्वेशन ले लें तो करंट में भी वेरिएशन उसी के जैसा है बिल्कुल। करंट और वोल्टेज में वेरिएशन एक जैसा आएगा। तो यहां पर अगर आप चेक करो तो ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट और ऊपर है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम इंडिकेट करेंगे, देखो ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहां पर हमने दो चीजें इंडिकेट की हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसमें अगर ध्यान दें तो इसको ऑब्जर्व करो तो वेरिएशन दोनों का एक जैसा है, क्योंकि इक्वेशन ही बिल्कुल एक जैसा था दोनों का, वोल्टेज और करंट का। अगर आप यहां पर ये बनाना चाहते हो कि किस एंगल पर ये कितना, कैसे वेरिएशन ये है, तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से एंगल्स की वैल्यू लिखते चलनी पड़ेगी। जैसे ये ग्राफ कैसे आया इस शेप में, तो आप यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू हर एक पॉइंट पर लिखेंगे। जैसे कि ओरिजिन पर क्या है, एट पॉइंट ओ पर टाइम की वैल्यू 0 होती है यहां से, तो ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, ये भी 0। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये भी 0। तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और यहां पर
ओरिजिन से ग्राफ क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि वेरिएशन दोनों का एक जैसे है और t को 0 रखने पर v और i दोनों की वैल्यू 0 है। इसके बाद ये t के बाद यहाँ आता है t/4। यहाँ टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम चेक करें तो यहाँ टाइम पीरियड आता है t/4, यहाँ टाइम पीरियड 0, यहाँ पर टाइम पीरियड होता है t/2। यहाँ पर इसके बाद जब निकालोगे तो वो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 3t/2 में t/4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3t/4 और उसके बाद ये t/2 हो गया, t/2 में t/4, 3t/4, 3t/4 के बाद यहां पर आ जाता है t और फिर t के बाद से इसमें t/2 जुड़ जाएगा तो 3t/2। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो टाइम है वो t/4 है, तो आप इनको इंडिकेट कर सकते हो ग्राफ के ऊपर। t को 0, फिर ओमेगा टी क्या होता है 2π/t इंटू टी, और सबसे लास्ट में आपको इंडिकेट करना है v एंड i। तो जब हम t को 0 रखेंगे, यहां t है टाइम t को 0 रखेंगे तो ओमेगा टी 0 हो गया, v 0 हो गया, i 0 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का इक्वेशन है, v का इक्वेशन है v नॉट साइन ओमेगा टी और i का इक्वेशन है i नॉट साइन ओमेगा टी। आर सर्किट का फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम जब हम बनाएंगे तो अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट में सेम वेरिएशन है, तो वोल्टेज को हम एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे या करंट को, और इसकी जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। तो और ये वाला एंगल हम दिखा देते हैं ओमेगा टी। तो y एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं v और i और x एक्सिस पर है ओमेगा टी। तो इसके साथ वेरिएशन अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों का इक्वेशन एक जैसा आया है। v इक्वल टू क्या था v नॉट साइन ओमेगा टी, तो i की वैल्यू थी i नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में वेरिएशन एक जैसा था। तो यहाँ i की वैल्यू i नॉट हम इंडिकेट कर देंगे और इनके जो प्रोजेक्शंस होंगे, यानी हमने O से यहाँ पॉइंट P और पॉइंट Q इंडिकेट कर दिया, तो ये OP जो होगा वो किसके बराबर होगा? OP जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और OQ जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और यहाँ करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का इक्वेशन एक जैसा है तो वेरिएशन भी एक जैसा होगा। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर सर्किट के वोल्टेज और करंट के रिलेशंस हैं और ये उनका फेजर डायग्राम है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेजर डायग्राम। अब आते हैं आर सर्किट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टर हो, यानी क्वाइल हो, यानी एल सर्किट। नाउ नेक्स्ट सर्किट इज एल सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें प्योर क्वाइल हो। जैसे यहाँ पर एक हम सर्किट ले रहे हैं एसी सर्किट जिसके अंदर प्योर क्वाइल है, इंडक्टर है एल, इसके अलावा रेजिस्टर भी नहीं है, कोई कैपेसिटर भी नहीं, कोई और सर्किट एलिमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ से मान लिया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम सभी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन ही पढ़ेंगे। तो V इक्वल्स टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमें बताना है कि L के अक्रॉस करंट कितनी होनी चाहिए। L सर्किट में वोल्टेज अगर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होनी चाहिए।
तो आपको पता है कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसका काम होता है टू अपोज द कॉज या टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या हम बोल सकते हैं टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखो, यहाँ वोल्टेज टाइम वेरिंग है, तो इसके टाइम वेरिंग होने के कारण इससे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो भी टाइम वेरिंग होगी। तो करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने का अपोज करता है ये कॉइल, और इस कॉइल के अंदर जो अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और बाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज एक ही बात है एसी सर्किट के अंदर। तो E इक्वल टू V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एक्सटर्नल ईएमएफ क्या हो गया, इसके एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो हमेशा अपोजिट होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज के, तो माइनस ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो माइनस ऑफ, यहां से हम माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख देंगे। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना आ जाएगा, प्लस एल डी आई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज का इक्वेशन तो मालूम है, हमें करंट का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से V का इक्वेशन पता है तो हम कैलकुलेट करेंगे I का इक्वेशन। तो सिंस V इक्वल टू क्या मिला हमें, एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहां से डी आई बाई डी टी हो जाएगा V बाई एल। तो जब V डी आई बाई डी टी V बाई एल हो गया तो डी आई कितना हो जाएगा, V बाई एल डी टी। और V की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी। तो नेट करंट निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। हेंस इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, कांस्टेंट है बाहर, L भी कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन, मैंने आपको बताया था कि ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू आ गई। तो हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू है माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा को एक कांस्टेंट मान लेते हैं,
उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और कॉस ओमेगा टी, यहां हमने क्या माना, एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा, एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा, एल ओमेगा, तो एक्सएल क्या है यहां पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इट्स वेरी इजी बेटा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है I इक्वल टू वी बाई आर, तो हम V नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल को बोलते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो V नॉट बाई एक्सएल की जगह पे हम लिख देंगे I नॉट, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा I नॉट, I इक्वल्स टू I नॉट, और यहां पर हमने लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये हमने लिख दिया कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे, कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और माइनस बाहर है, इससे हम प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी यहां पर था, तो हम माइनस से प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन, अब देखो ये पाई बाई 2 प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस ओमेगा टी जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी, तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आई का इक्वेशन आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस से मैंने क्यों प्रोडक्ट किया, क्योंकि आपको मैथ्स में ये पता होगा कि साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा के पहले जो माइनस है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, यानी जो अंदर वाला एंगल है उसमें हम माइनस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आपने वोल्टेज का क्या इक्वेशन माना था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और उससे करंट का क्या इक्वेशन आया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इससे आपने ये समझा कि इन L सर्किट voltage leads the current by एंगल पाई बाई 2, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। दैट इज इफ V इक्वल टू हमने माना है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I की वैल्यू होगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और अगर इसके प्लेस पर आप V इक्वल टू, अगर करंट को आप मानते I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज को लिखना पड़ता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो L सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। अब आते हैं कि इसका जो फेजर डायग्राम और जो टाइम डायग्राम वैसे हमने बनाया था, इसमें कैसे इंडिकेट किया जाएगा। तो यहां देखो, अगर हम V को मानते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी और I को मानते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो V का ग्राफ देखो कैसे होगा। पहले अगर ये मान लो हमने बना दिया V का ग्राफ, इसमें V के ग्राफ में क्या है, V की वैल्यू जो है, ये वोल्टेज का ग्राफ है आपका, V इक्वल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका वेरिएशन ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले आप ग्राफ बनाते आए हो। यहां पर इसको हम टाइम डायग्राम भी कहते हैं, हम टाइम डायग्राम टाइम के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर सकते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें वोल्टेज मान लो दिखाने के बाद करंट दिखाना हो, तो देखो यहां पर
इसमें जब हम टाइम को 0 रखेंगे तो v तो 0 है, लेकिन जब करंट वाले इक्वेशन में टाइम को 0 रखेंगे तो ये साइन -π/2 होगा। साइन -π/2 मतलब -1 आ गया, तो -1 इंटू आई नॉट क्या होगा, -I0। फिर से समझ लो, जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और जब t की वैल्यू 0 करंट वाले इक्वेशन में रखेंगे I = I0 sin ωt - π/2, तो इसमें t को 0 रखने पर साइन -π/2 -1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो -I0 यानी वो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। यहाँ -I0 करंट की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ऊपर ये V0 है। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। यहाँ पर इसमें वेरिएशन जो है इस तरीके का बनेगा। यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, और यहाँ पर आपका टाइम पीरियड होगा T/4, यहाँ T/2, यहाँ 3T/4, यहाँ पर T। तो इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन होता है, तो ये टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ये आप वोल्टेज और करंट की वैल्यूज इस ग्राफ पर बना सकते हो अगर हम टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन में अगर हम टाइम की वैल्यू 0, T/4, T/2, 3T/4 T पुट कर दे तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। और ये जो है I = I0 sin ωt - π/2 ये करंट का इक्वेशन है। तो इसमें ओमेगा टी में t के जगह 0 रखेंगे तो साइन -π/2, यानी ग्राफ जब वोल्टेज का ग्राफ अगर ओरिजिन से शुरू होगा तो करंट का ग्राफ नीचे से -I0 से शुरू होगा। तो ये था टाइम डायग्राम, इसको बोलते हैं टाइम डायग्राम। ये किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट वर्सेस टाइम। और अगर वर्सेस ओमेगा टी बनाना हो तो T/4 की जगह पे आप एंगल रख दो ओमेगा टी। ओमेगा होता है 2π/T इंटू टी की वैल्यू पुट करते जाओ तो ये एंगल्स भी पता चल जाएंगे कि कितने एंगल हो जाएंगे, जैसा कि आर सर्किट में मैंने एंगल पर आपको इंडिकेट किया था। तो अब इसका आ जाते हैं फेजर डायग्राम बनाने के लिए। एल सर्किट का फेजर डायग्राम। तो अगर हम एल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाएं तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे रहेगी। ये अगर वोल्टेज का इक्वेशन है, ये V0 का डायरेक्शन है, ये V0 ये स्ट्रेट लाइन V0 के बराबर हो गई, और इसका जो प्रोजेक्शन हम ले लेंगे वो V के इक्वल आता है। और करंट के साथ कितना एंगल बनाएगी ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से अगर V0 साइन ओमेगा टी, यानी V0 अगर ओमेगा टी एंगल पर है तो I जो है वो 90 डिग्री पर होगी। तो ये V और I के बीच, इस I के प्लेस पे आप I0 लिख सकते हो। तो ये इनके बीच फेजर डायग्राम हो गया। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दिखानी है तो इसको हम नीचे यहाँ दिखा देंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को y एक्सिस पर नीचे की तरफ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को y एक्सिस पर ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे। यानी v का प्रोजेक्शन, अगर हम वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, फेजर मानते हैं, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा। तो O से V इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, O से I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और
ये V नॉट और I नॉट इन दोनों के बीच एंगल बनाया गया है, तो V और I के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ये V नॉट है, ये I नॉट है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर V नॉट एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर है तो वो V नॉट करंट से I नॉट से कितने एंगल पर हो गया, 90 पर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम इसको निकाल लें तो ये हो जाएगा 90 मतलब π/2 माइनस ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस के साथ I नॉट का जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये था फेजर डायग्राम एल सर्किट का। अब आते हैं, हमने उसमें एक इक्वेशन पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए XL इक्वल टू L ओमेगा, उसको समझ लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि द अपोजिशन, यानी वो रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर या कॉइल भी बोल सकते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कॉइल टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी वैल्यू बताई थी XL इक्वल टू L ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितने के बराबर होता है, XL इक्वल टू L ओमेगा, जहां L को बोलते हैं इंडक्टेंस और ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू होती कितनी है, 2πf। तो XL का एक फॉर्मूला हो गया XL इक्वल टू L ओमेगा और XL इक्वल टू 2πf इंटू L। अब इसके बीच ग्राफ बना देते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है। तो ये होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम ग्राफ बना दें XL और ओमेगा या फिर F फ्रीक्वेंसी में बनाए तो भी, तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि XL प्रोपोर्शनल टू अभी अभी आपने पढ़ा ओमेगा, चाहे XL प्रोपोर्शनल टू F। तो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है तो F के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका एक बार बिहेवियर समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के साथ क्या बिहेवियर होता है इंडक्टर का। तो नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विद DC मतलब डायरेक्ट करंट एंड AC अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर डायरेक्ट करंट। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट F इक्वल टू होती है 0, तो ओमेगा होता है 2πf, ये भी 0 हो जाएगा। और सिंस XL इक्वल टू आता है L ओमेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट, प्योर इंडक्टर जो होता है, जो प्योर कॉइल होगा किसी सर्किट के अंदर, वो डायरेक्ट करंट को निग्लिजिबल या 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। निग्लिजिबल भी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई प्योर इंडक्टर पॉसिबल नहीं है। तो 100% प्योर इंडक्टर हो तभी उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा, एंड प्योर इंडक्टर डज नॉट ऑफर रेजिस्टेंस टू डायरेक्ट करंट।
अब आते हैं सेकंड पर, अल्टरनेटिंग करंट के लिए अब आ जाते हैं। सेकंड फॉर एसी। अब एसी की फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं होती, एसी की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो सिंस आपने पढ़ा कि एक्सएल इक्वल टू होता है एल ओमेगा, एल इंटू ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो मान लो अगर एफ की वैल्यू है लो तो एक्सएल भी हो जाएगा लो, क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और अगर फ्रीक्वेंसी है हाई तो एक्सएल भी हो जाएगा हाई। इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी के एसी के लिए प्योर इंडक्टर लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और हाई फ्रीक्वेंसी के एसी के लिए प्योर इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इसी के बेस पर वो एक्सएल और एफ में ग्राफ बनाया गया था कि एक्सएल और एफ में जो ग्राफ था क्या बता रहा था कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल जीरो हो जाएगा और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विद एसी एंड डीसी। इसका मतलब ये है कि प्योर इंडक्टर डायरेक्ट करंट के लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और अल्टरनेटिंग करंट में अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इस वीडियो में आज हमने कवर किया है फेजर डायग्राम, आर सर्किट और एल सर्किट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक्स अ लॉट।